बेसिकली हमें यह इक्वेशन डिराइव करना है, dg इक्वल टू vdp माइनस sdt। चलो, dg dh d of ts किया हमने, dh can be replaced by de plus d of pv। ये हो गया पूरा का पूरा dh। इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं मल्टीप्लिकेशन रूल से, TdS माइनस SDT। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से DE को रिप्लेस कर दो, DE इक्वल टू DQ प्लस DW। तो इससे हमने लिखा DE को DQ प्लस DW फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसको सेपरेट कर लो मल्टीप्लिकेशन रूल, TdV प्लस VdP माइनस TdS माइनस SDT। dq can be written as TdS। क्लियर? फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस dq को हम लिख सकते हैं TdS। हमारे पास फॉर्मूला जो था ds का dq बाई t था, t का मल्टीप्लाई करो, TdS इक्वल टू dq। तो इसे लिखा TdS, इसे लिखा माइनस PdV फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, बाकी सब टर्म एज इट इज बाद वाले। चलो देखते हैं क्या कैंसिल हो रहा है। TdS कैंसिल, माइनस PdV प्लस PdV कैंसिल, फाइनली dg आ रहा है हमारे पास VdP माइनस SDT। इज दैट ओके? देखो ये VdP माइनस SDT आ गया, सुन लेना फिर कॉपी करना। इफ वी टेक कांस्टेंट टेम्परेचर दिस टर्म विल बी जीरो, हमारा dg होगा VdP, वॉल्यूम कैन बी रिटन एज dg by dP एट कांस्टेंट टेम्परेचर। सेकंड केस, इफ यू कीप प्रेशर कांस्टेंट, S can be written as minus dg by dt at constant pressure, at constant pressure। यदि हमने S की जगह यहाँ पे डेल्टा S किया तो ये हो जाएगा डेल्टा G, यहाँ पे डेल्टा S, यहाँ पे G की जगह डेल्टा G, माइनस साइन एज इट इज। इज दैट ओके? कॉपी करो इतना, फिर इसके बाद आगे और करते हैं। इवन यहाँ पर V को हमने जो ये लिखा था dg इक्वल टू VdP, यदि आइडियल गैस है यू कैन राइट nRT by P फॉर आइडियल गैस। यू कैन राइट वॉल्यूम एज nRT by P। nRT कांस्टेंट है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे बाहर आ जाएगा, dP by B का इंटीग्रेशन होगा, G इक्वल टू nRT ln V2 by V1, ये कुछ आ जाएगा। तो बेसिकली ये भी डेल्टा G, लिमिट G1 से G2, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, nRT ln V2 by V1।
गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, डेल्टा एस को जस्ट ये रिप्लेस किया है, दिस इज आल्सो कॉल्ड गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, दिस वन इज आल्सो कॉल्ड गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। सर इज इट ओके? बोलो सर, वो फॉर आइडियल गैस वाले वो कैसे आया? आइडियल गैस वाला कैसे आया? यहां पे वॉल्यूम को रिप्लेस कर एन आर टी बाई पी और इंटीग्रेट कर दे दोनों तरफ। डीजी का इंटीग्रेशन जी1 से जी2 लिमिट जी2 माइनस जी1 डेल्टा जी, एनआरटी कॉमन आ गया, बाहर आ गया, इंटीग्रेशन के कांस्टेंट है, डीपी बाई पी का इंटीग्रेशन, सॉरी अच्छा यहाँ पे v2 बाई v1 नहीं, मैंने थोड़ा सा गलत लिखा, दिस शुड बी p2 बाई p1। सो एनआर डीपी बाई पी का इंटीग्रेशन ln p, लिमिट रख दिया, यहाँ पे चेंज करना p2 बाई p1 होगा। पता है ये इक्वेशन तो हम यहाँ से भी डिराइव कर सकते थे, कांस्टेंट टेम्परेचर पर डेल्टा एच जीरो होगा माइनस टी डेल्टा एस, और डेल्टा एस हमें पता है कहाँ से, फ्रॉम एंट्रोपी कैलकुलेशन। कांस्टेंट टेम्परेचर पे गैसेस स्पेस के लिए एंट्रोपी चेंज होता है, एनसी बेसिकली टोटल फॉर्मूला है एनसीपी ln T2 by T1 प्लस एनआर ln V2 by V1। तो ये टी एनसीपी ln T2 by T1 वाला टर्म जीरो, एनआर ln V2 by V1 रख दो, एनआर ln V2 by V1 और P2 by P1। तो कुछ तो गलत हुआ है, एक माइनस साइन वहां पे आता है, एनसीपी ln T2 by T1 प्लस एनआर ln V2 by V1। तो एनआर ln V2 by V1 इस P1 by P2 हमारा आ रहा है P2 by P1। क्या गलत हो रहा है साइन में? डेल्टा जी इज माइनस टी डेल्टा एस और डेल्टा एस CV ln T2 by T1 प्लस NR ln V2 by V1, ये टर्म जीरो, सो माइनस NRT ln V2 by V1 आना चाहिए, आ रहा है, सही है, यहाँ पे माइनस है, नेगेटिव साइन। करेक्ट है, तो माइनस साइन अंदर जाएगा V1 by V2, इनवर्स रिलेशन प्रेशर वॉल्यूम का, P2 by P1 इज V1 by V2 एट कांस्टेंट टेम्परेचर, बॉयल्स लॉ, करेक्ट आ रहा है जो भी। Find delta G for this change. H2O liquid giving H2O gas, temperature and pressure conditions are given.
0. कोई कुछ बोल रहा था? No, sir. आंसर आया किसी का? देखो इसको दो पार्ट में ब्रेक करते हैं। पहले तो H2O गैस 100 डिग्री सेल्सियस 180 m, देन फ्रॉम ईयर टू ईयर इसका जो डेल्टा जी होगा दैट इज सम ऑफ डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2, ये होगा। क्या H2O 100 डिग्री 180 m H2O liquid gas are they in equilibrium at this condition? If they are in equilibrium then delta G will be 0, इसका वैल्यू तो हमें पता है 0 होगा। 180 m 280 m ये इक्विलिब्रियम नहीं है, इसका वैल्यू नॉन जीरो होगा। इसको दो स्टेप में ब्रेक किया, यहाँ से यहाँ और अब यहाँ से यहाँ। H2O गैस 100 डिग्री सेम टेम्परेचर डिफरेंट प्रेशर, तो यहाँ पर डेल्टा जी को हम लिखेंगे डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S। कांस्टेंट टेम्परेचर है गैसेस का, प्रोसेस नॉट अ केमिकल चेंज, नॉट अ फेज ट्रांसफॉर्मेशन गैस टू गैस, डेल्टा H को 0 कर दिया। माइनस टी 373, डेल्टा S का वैल्यू कांस्टेंट टेम्परेचर पर NCB ln T2 by T1 प्लस NR ln V2 by V1, T2 by T1 वाला टर्म 0, NR ln V2 by V1 लिखें या P1 by P2 एक ही बात है ना, V2 upon V1 और P1 by P2, तो ये आ जाएगा 1 by 2। यहाँ पे ln 2 कर दो, माइनस माइनस प्लस, 373 NR ln 2 is the final answer। नंबर ऑफ मोल्स मोल लेना है, 1 मोल गिविंग 1 मोल, हमें 1 मोल का रिप्रेजेंटेशन है केमिकल रिएक्शन में, आर का वैल्यू एसआई यूनिट में, इफ यू वांट टू हैव आंसर इन एसआई यूनिट। इज दैट ओके? क्या इतना क्लियर है? यस सर। सर वो मिडल स्टेप एक बार बता दीजिए। क्या बता दूं? सर वो सेकेंड लास्ट स्टेप। डेल ये वाला, हाँ सर। डेल्टा जी को लिखा डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर अ गिवन गैस, नो केमिकल रिएक्शन, नो फेज ट्रांसफॉर्मेशन, तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे डेल्टा एच 0 हो गया। माइनस टी डेल्टा एस टी 100 डिग्री सेल्सियस 373 केल्विन, डेल्टा एस एमसीवी ln T2 by T1 प्लस एनआर ln V2 by V1, और V2 by V1 को हमने लिखा है P1 by P2, P1 180 m P2 280 m। सर
सर रिएक्शंस वाले सारे क्वेश्चन ऐसे ही पार्ट्स में ब्रेक करके करने हैं क्या? सारे मतलब डिपेंड करता है कि कैसे इंफॉर्मेशन दे रखी है, सारे का तो मैं नहीं बोल सकता, प्रैक्टिस पे ही पता लगेगा। कुछ क्वेश्चन और देखते हैं इसके हम। पेज नंबर 60, 59 नॉट 60। क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 59। पार्ट चलो एक काम करता 2 हूँ, और 3 सर। ये मैं इस टाइप का एक क्वेश्चन ही बोर्ड पे देता हूँ एग्जांपल के फॉर्म में। फाइंड स्पॉन्टेनिटी ऑफ द चेंज, मतलब तुम्हें सिर्फ डेल्टा जी का साइन बताना है, नेगेटिव है पॉजिटिव है। नेगेटिव हुआ तो स्पॉन्टेनियस, पॉजिटिव हुआ तो नॉन स्पॉन्टेनियस। H2O लिक्विड, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, फिजिबल रिएक्शन, नेचुरल रिएक्शंस, नेचुरल चेंज, ये सारे टर्म सेम ही है ना। नेचर में जो होती है वो खुद से हो रही है, उन्हें नेचुरल, स्पॉन्टेनियस, फिजिबल ऐसा कहा जाता है। तुम्हें डेल्टा जी का साइन बताना है इन सारे चेंजेस में, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो।
चलो देखते हैं साइन। 100 डिग्री 180 एम, बताओ क्या होगा अंकित, क्या होगा? 0 हाँ अंकित, सेकंड वाला क्या होगा? 102 डिग्री सेल्सियस 1 एटमॉस्फेयर पे क्या H2O लिक्विड अपने आप H2O वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा या अपने आप नहीं होगा? अपने आप हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस नेगेटिव। इसी का हम एक केस देखें, लास्ट वाला 98 डिग्री पे H2O लिक्विड कभी अपने आप H2O गैस में कन्वर्ट नहीं होगा 100%, तो ये कन्वर्ट नहीं होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस, पॉजिटिव, बॉइलिंग पॉइंट से कम रखा है हमने। अब आते हैं हम इस केस पर, हमने 100 डिग्री तो सेम रखा बट प्रेशर बढ़ा दिया है। वन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज, इफ, या तुम इसको चलो इक्विलिब्रियम से देखो, ये एक इक्विलिब्रियम चेंज है। इफ यू आर इंक्रीजिंग द प्रेशर, रिएक्शन विल शिफ्ट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन इन ऑर्डर टू डिक्रीज द प्रेशर। हमने प्रेशर बढ़ाया, सिस्टम प्रेशर कम करेगा, ली चैटुर्यस प्रिंसिपल, प्रेशर कम करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया, तो ये पॉजिटिव, उसी वे में ये नेगेटिव आ जाएगा। प्रेशर कम किया है, सिस्टम प्रेशर बढ़ाएगा बाय इंक्रीजिंग द मोल्स ऑफ गैस, so it will go in the forward direction, मतलब हमारा जो डायरेक्शन दे रखा है उसमें वो स्पॉन्टेनियस, और डेफिनेटली एक डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस तो दूसरे डायरेक्शन में नॉन स्पॉन्टेनियस। इज दैट ओके? सर सर हाँ सर जो लास्ट वाला केस है उसमें तो वो इवेपोरेशन तो आ जाएगा ना, इवेपोरेशन वाला केस इवोपरेशन लेता होगा, हूँ। बट इवोपरेशन में जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आता 100% H2O लिक्विड इसमें कन्वर्ट नहीं होगा गैस में। इवोपरेशन तू एक वेसल है, तेरे पास क्लोज कंटेनर है, इवोपरेशन तब तक होगा ना जब तक कि वो वेपर्स इक्विलिब्रियम में नहीं आते, वेपर प्रेशर क्रिएट नहीं होता। एक बार वेपर प्रेशर क्रिएट हो गया, क्या अब फर्दर ये रिएक्शन और आगे जाएगा क्या? नहीं। या हम बात सर कर रहे थर्ड हैं वाला कब एक बार कर 100%। लीजिए। हमने प्रेशर बढ़ा दिया, प्रेशर बढ़ाया तो ली चैटुर्यस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम था 180 एम 100 डिग्री पर, 100 डिग्री मेंटेन रखा, प्रेशर इंक्रीज किया, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द डायरेक्शन वेयर द मोल्स ऑफ गैस आर लेस, बैकवर्ड डायरेक्शन। यस सर, क्लियर है। चले हम आगे। चाहो तो रीजन वगैरह लिख लेना ना, मतलब तुम्हें जो भी अपने अकॉर्डिंग लिखना है। हमारा कंप्लीट हुआ। अच्छा, एक कॉर्नोट साइकिल और बचा है, उसकी मैं सिर्फ एफिशिएंसी बता देता हूँ।
देखो एक मिनट सुन लो पहले, फिर कॉपी करना। काफी डिटेल में फिजिक्स में आएगा ये कार्नोट साइकिल। Carnot cycle or Carnot heat engine. It is a cycle or heat engine which works reversibly and have maximum efficiency. First of all, what is heat engine? Heat engine की टेंडेंसी होती है कि वो हीट गेन करता है सोर्स से और उस हीट को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करता है। लाइक और व्हीकल्स, टू व्हीलर्स, फोर व्हीलर्स, हम उसमें पेट्रोल बर्न करते हैं। बर्न कंबशन के बाद जो हीट एनर्जी रिलीज हो रही है वो हीट एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है मैकेनिकल वर्क में। क्लियर? So heat is converting into mechanical work. Definitely during conversion of heat into mechanical work, we always have certain laws. जैसे हमने second law में देखा था, it is not possible to convert 100% of heat into mechanical work without any compensation. This is compensation, this is loss. Yeah? जहां पे एनर्जी लूज कर रहा है उसे बोला जाता है सिंक, जहां पे एनर्जी गेन कर रहा है उसे बोला जाता है सोर्स। सोर्स का टेम्परेचर T1, सिंक का टेम्परेचर T2। इफिशिएंसी कैसे डिफाइन होगी? 100 जूल हीट हमने एनर्जी दी उसको, उसमें से 50 जूल उसने इसमें कन्वर्ट किया, तो इफिशिएंसी विल बी 50/100। 70 कन्वर्ट किया होता 70/100। हमने 5 जूल दी, उसमें से 5 में से 4 जूल कन्वर्ट हो गया वर्क में और एक लॉस हो गया, इफिशिएंसी 4/5 into 100। तो इफिशिएंसी इज डिफाइंड एज वर्क डन बाय द सिस्टम, मोड लिया है क्योंकि सिस्टम वर्क कर रहा है, अपॉन हीट गिवन टू द सिस्टम। या इसे हम लिख सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये गिवन है, सिस्टम से बाहर जा रही है दो एनर्जी, वर्क प्लस Q2 इक्वल टू Q1। इसको लिख दो Q1 माइनस Q2। 100 में से 70 यहाँ गया तो डेफिनेटली 30 लॉस हुआ होगा। तो लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ is always valid, that is law of conservation of energy. Energy cannot be created nor be destroyed, but we cannot convert 100% of heat into desired mechanical work. हमेशा कुछ लॉस होता है दूसरे फॉर्म। Q1 माइनस Q2 को हमने वर्क लिखा, दिस विल बी दिस माइनस दिस, और Q1 Q2 फाइनली इस फॉर्म में आ गए। Q2 Q1 दे आर प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा उनका हीट गेन या लॉस होगा। या तो उसका डेरिवेशन भी है बट वो फिजिक्स में तुम देखोगे, अभी के लिए सिर्फ इतना फॉर्मूला याद रखना है इफिशिएंसी का। परसेंटेज में दे रखा हुआ तो इनटू 100 कर देना, ये फ्रैक्शन में आएगा इफिशिएंसी। इज दैट ओके?
हो गया है कॉपी? गौरव, हर्ष, केशवी, लक्षिका? तीन बच्चों का नाम लिया, रिस्पॉन्ड करो। गौरव, Yes, हर्ष, sir. केशवी? Yes, sir. सही समझ में आ रहा है? सही बट गुजर? Last part of this chapter, thermochemistry. तीन पार्ट थे, ये थर्ड पार्ट है। अगेन यूजफुल पार्ट है। इस पार्ट में मेनली वी आर गोइंग टू डील विद द एनर्जी इन्वॉल्वमेंट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। लिखो, it is a branch of chemistry which deals with the energy changes during chemical transformation. Energy changes और involved लिख सकते हो, energy changes, energy involved during chemical transformation. On the basis of energy, we can classify reactions into two types of reaction. Endothermic reaction. एंडोथर्मिक रिएक्शन ये वो रिएक्शंस होती हैं जिसमें हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है ड्यूरिंग द केमिकल चेंज। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन के लिए जो भी चेंजेस होते हैं, दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ टेम्परेचर चेंज, इट इज बिकॉज ऑफ केमिकल चेंज इन केमिकल बॉन्डिंग। कुछ केमिकल बॉन्ड ब्रेक होंगे, कुछ नए केमिकल बॉन्ड्स बनेंगे, उसके कारण चेंजेस होते हैं यहाँ पर। एंडोथर्मिक रिएक्शंस in which energy is absorbed, energy मतलब heat energy, in which heat is absorbed during the change. तो इनका heat absorb हुआ, Q पॉजिटिव। अच्छा, Q को हम डेल्टा E और डेल्टा H लिख सकते हैं। एट कांस्टेंट वॉल्यूम QV कैन बी रिटन एज डेल्टा E। क्लियर? अब डेल्टा E क्या होगा? एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, इंटरनल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। फॉर एनी केमिकल रिएक्शन चेंज इज ऑलवेज प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 कर दो एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्लियर? एट कांस्टेंट प्रेशर इन जनरल ये कंडीशन वैलिड होती है ओपन टू एटमॉस्फेयर। 99% चेंजेस अकर्स ओपन टू एटमॉस्फेयर जिनका प्रेशर 180 एम कांस्टेंट होता है। तो कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एक्सचेंज होता है डेल्टा H, व्हिच इज एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट ग्रेटर देन 0 फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन। इज दैट ओके? क्या इतना समझ में आ रहा है जितना बोर्ड पे लिखा है? Yes, sir. Yes, sir.
Nishant, Parth, Pranav, is that okay? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कॉपी करो, मैं इसी में एक्सोथर्मिक चेंज कर दूंगा, तुम फिर से वो कॉपी कर लेना। एंडो के बाद आएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें एनर्जी रिलीज होगी। एंडो में एब्जॉर्ब हो रही है, एक्सो में रिलीज होगी। इवॉल्व ड्यूरिंग द चेंज। कॉपी कर लिया, इसमें चेंजेस कर दूं क्या मैं? सार्थक, सोनवा ने हो गया है कॉपी? यश, Yes, sir. Yes, sir. लेस देन जीरो, लेस देन जीरो, लेस देन जीरो। So for exothermic reaction, heat exchange is less than zero. सिस्टम से हीट बाहर जाएगी, हीट रिलीज होगी। QV delta E equal to E product minus E reactant less than zero. Delta H product minus H reactant less than zero.
ध्यान रखना है हमें, for a chemical reaction the change is there not due to temperature change, it is mainly because of chemical bond, breaking of chemical bond, formation of new chemical bonds. Clear? सर फर्स्ट वाले एग्जांपल में हाइड्रोजन के एंथैल्पी के पहले प्लस लगेगा ना? क्योंकि मैंने एक माइनस साइन बाहर ले लिया है ओवरऑल, तो इन दोनों का एडिशन माइनस किया है। कोफिशिएंट का हमेशा मल्टीप्लाई होता है, ऐसा हमने पहले भी देखा है ना एंट्रोपी वगैरह के केस में भी। क्या हमने ये रिलेशन भी देखा है पहले, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी, लास्ट हेडिंग ऑफ फर्स्ट लॉ। क्या ये हुआ है हमारा? हाँ सर। ठीक, वापस से लिख दिया है, तो मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। डन सर। हीट और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इन जनरल, जितने भी चेंजेस होते हैं दे अकर ओपन टू एटमॉस्फेयर इन एटमॉस्फेरिक कंडीशन, so they have constant pressure conditions, so heat exchange and enthalpy change are same। हाँ, कभी कभी ऐसा नहीं होगा तो फिर हम उसे अलग लिखेंगे, बेसिकली हम फिर उसे जैसे भी कंडीशन होगी उसके अकॉर्डिंग लिखा जाएगा। वॉल्यूम कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी चेंज लिखेंगे, बट इन जनरल हमें बोल सकते हैं हीट ड्यूरिंग द रिएक्शन एक्सचेंज and enthalpy change during the reaction they are same if nothing is given about any condition। तो इन जनरल ऐसा कहा जाता है। हीट और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन में जितना भी हीट एक्सचेंज और एंथैल्पी चेंज हो रहा है वो बेसिकली हीट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। इट इज द हीट एक्सचेंज और एंथैल्पी चेंज between system and surrounding during a chemical reaction represented by
during a chemical reaction represented by a balanced equation. It is a heat exchange or enthalpy change between system and surrounding during a chemical reaction. जैसे हमने लिखा N2 plus CH2 giving 2 ice of ammonia. When 1 mole of N2 reacted with 3 moles of hydrogen, 2 moles of ammonia are produced. During that change, whatever the heat energy is involved or enthalpy change. Yeah? क्या है, समझ में आता है? सिंपल है इतना. होगा क्या है? एडिशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, जो हमने पहले भी लिखा है, माइनस एडिशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट. इसे डिनोट किया जाता है डेल्टा एच से. सर ये सिर्फ कांस्टेंट प्रेशर पे वैलिड है ना? हाँ, और इन जनरल प्रेशर कांस्टेंट होता है क्योंकि मैक्सिमम चेंजेस ओपन टू एटमॉस्फेयर होते हैं. इफ नथिंग इज गिवन देन स्टिल वी कैन एज्यूम कांस्टेंट. हाँ, स्पेशली कुछ दिया है क्वेश्चन में, प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, तो फिर एक बात अलग. क्लियर? यस सर. हमने वर्ड यूज किया स्टैंडर्ड हीट और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन. इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा एच नॉट स्टैंडर्ड. स्टैंडर्ड when conditions are standard, temperature pressure standard condition पे हो, and when all reactants products are in their standard state. There is a slight difference between STP standard temperature pressure and standard condition of temperature and pressure. लिखाता हूं मैं ना. स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होगी? प्रेशर तो 180 है, वहां पे भी 180 था, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट टेम्परेचर गिवन टेम्परेचर होता है. गिवन टेम्परेचर बोल लो, या जिस रूम में हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं वो रूम का टेम्परेचर बोल लो. क्लियर? इंडिया में ये 25 डिग्री सेल्सियस एज्यूम किया जाता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर, बट अगेन इट इज नॉट फिक्स. अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग एजम्पशन लिया जाता है. क्लियर? गिवन टेम्परेचर और रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस इन इंडिया इन जनरल. इवन डेफिनेटली इंडिया में हम ऐसे कंडीशन में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं जहां पे 25 डिग्री सेल्सियस नहीं है, तो जो भी गिवन टेम्परेचर है. इज दैट ओके?
या बोर्ड पे जितना लिखा है उतना कॉपी कर लिया है? Yes, sir. ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। थोड़ा सा थ्योरी लिखनी है, उतना लिखने के बाद फिर वापस बोर्ड पे आएंगे हम। Standard conditions are given here. For gas, ideal gas at given temperature and 180 m pressure, liquid, pure liquid होना चाहिए standard state में at given temperature and 180 m pressure. Solid है तो stable crystalline form of solid, एक तो crystalline से ऊपर से stable भी। इससे तुम पूछोगे कार्बन का standard state क्या है? कार्बन का crystalline form होते हैं graphite, diamond and full ring. Graphite is the standard form. Sulfur can exist in different form, rhombic, monoclinic, triclinic. Rhombic sulfur is the standard form. Phosphorus solid exist कर सकता है different form में, जैसे white, yellow phosphorus, red phosphorus, black phosphorus. White phosphorus is the standard form. मतलब जो भी सबसे ज्यादा stable होगा. Is that okay? कॉपी करना है पूरा पेज तुम्हें, राइट? You again need to copy all the things. Factors affecting heat of reaction, वो भी सब कुछ कॉपी करना है, तो एक्सप्लेन करता हूँ फिर मैं।
कॉपी कर लिया है क्या? नो सर। एक No, मिनट sir. सर। Factors affecting heat of reaction, first one physical state. Definitely हमारा जो इंथॉल्पी चेंज होता है ना, वो उसका फॉर्मूला है हमारे पास, इंथॉल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथॉल्पी ऑफ रिएक्टेंट। यदि तुमने प्रोडक्ट या रिएक्टेंट का फेस चेंज कर दिया, एक को सॉलिड लिक्विड गैस को आपस में किसी को भी चेंज किया, तो डेफिनेटली उनका एनर्जी कंटेंट से चेंज हो जाएगा और उनका एनर्जी डिफरेंट होगा। यहाँ पर जो H2O गैस और H2O लिक्विड है, दे हैव डिफरेंट एनर्जी कंटेंट, तो ये Hp चेंज हो गया, इसलिए डेल्टा H चेंज हो गया। इज दैट ओके? क्या इतना क्लियर है फर्स्ट केस? यस सर। सेम एलोट्रॉपिक फॉर्म में भी होगा। ग्रेफाइट टू डायमंड, दे विल हैव डिफरेंट एनर्जी कंटेंट, तो दे हैव डिफरेंट एनर्जी कंटेंट, HR चेंज हो गया, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, तो डेल्टा H चेंज हो जाएगा। हमने उनका फिजिकल स्टेट चेंज किया, हमने उनके सेम सॉलिड फॉर्म में भी एलोट्रॉपिक फॉर्म चेंज किए, विल हैव द डिफरेंट एनर्जी कंटेंट। लास्ट वाला दे रखा है, रिएक्शन कांस्टेंट प्रेशर पे हुआ है या कांस्टेंट वॉल्यूम पे हुआ है। कांस्टेंट प्रेशर पे होता है डेल्टा H हीट एक्सचेंज, और कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है डेल्टा U, जो हमें ऑलरेडी पता है। थर्ड मुझे थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करना है बोर्ड पर। कॉपी तुम कर लो। Done, sir. सर
देखो मुझे किरचॉफ इक्वेशन मेनली एक्सप्लेन करना है, जस्ट 1 मिनट। लेट्स से हमारे पास रिएक्शन है A इज गिविंग B, क्लियर। इसका एंथैल्पी HA, इसका एंथैल्पी HB। मेरी वॉइस आ रही है प्रॉपर्ली? यस सर। यस सर। हमने जो डेल्टा H लिखा था, डेल्टा H होता है HB माइनस HA, क्लियर। Definitely if we change the temperature, if we increase the temperature, both will increase. We don't know HB में ज्यादा इंक्रीमेंट होगा या HA में ज्यादा इंक्रीमेंट होगा। यदि HB में ज्यादा इंक्रीमेंट हुआ तो डेल्टा H बढ़ेगा, HA में ज्यादा इंक्रीमेंट हुआ तो डेल्टा H कम होने लगेगा। तो डिपेंड्स ऑन रिलेटिव इंक्रीमेंट, तो डेल्टा H बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है टेम्परेचर बढ़ने के साथ। चलो देखते हैं। अब हम क्या करते हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंसी हम दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते हैं टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में। डी डेल्टा H बाई डी टी, DHB अपॉन dt माइनस DHA अपॉन dt। क्या हमने ऐसा कुछ लिखा था, DH बाई dt इज NC dt, NC ये CP का कुछ ये डेफिनेशन था क्या? 1 बाय n DH बाई dt, याद आ रहा है? और CV का डेफिनेशन कुछ ये था, 1 बाय n D बाई dt। ऐसा कुछ देखा था हमने? सर हाँ सर। इस DH बाई dt को रिप्लेस कर दो n इंटू CP। n मतलब नंबर ऑफ मोल्स, क्लियर। नंबर ऑफ मोल्स मतलब उनका जो कोफिशिएंट होगा, यहाँ पे जो भी कोफिशिएंट रहा होगा। तो ये हो जाएगा CP ऑफ प्रोडक्ट मतलब जो भी B है माइनस CP ऑफ रिएक्टेंट विच इज A, D डेल्टा H बाई dt। और इसे लिखा जाता है डेल्टा CP। We also need to multiply by coefficient here। मैं कोफिशिएंट लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, A and small b। तो डेल्टा CP, CP ऑफ प्रोडक्ट माइनस CP ऑफ रिएक्टेंट मल्टीप्लाइड बाय कोफिशिएंट। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जब हम चेंज लिखते हैं, we always write coefficient in their multiplication। प्रोडक्ट यहाँ पे इंथैल्पी होता तो कोफिशिएंट इनटू इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, CP है CP ऑफ प्रोडक्ट इनटू कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट। ये मैंने A B गलत लिख दिया, दिस शुड बी B, दिस शुड बी A। A का कोफिशिएंट, B का कोफिशिएंट, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, D डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा CP इंटू dt, इंटीग्रेट लिमिट T1 से T2, इंटीग्रेट लिमिट डेल्टा H T1 डेल्टा H T2। T1 पर डेल्टा H T1, T2 पे डेल्टा H T2। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा D डेल्टा H का डेल्टा H, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देते हैं, डेल्टा H T2 माइनस डेल्टा H T1। अब देखना, जनरली डेल्टा CP होता टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, जो हमारे सिलेबस में एक्चुअली तो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। तो CP यदि टेम्परेचर डिपेंडेंट है, क्वेश्चन में दे रखा है, यहाँ पे रखो और इंटीग्रेट कर दो। बाई चांस यदि CP कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर लेके सिंपल सा उसका इंटीग्रेशन हो जाता है dt का, जो हम सॉल्व कर लेंगे। T1 T2 इफ CP is temperature dependent, if CP is independent of temperature, if CP is constant या डेल्टा CP is constant, तो हम लिख सकते हैं डेल्टा H T2 माइनस डेल्टा H T1। ये बाहर आ गया, dt का इंटीग्रेशन T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ इक्वल टू डेल्टा CP। दिस इज किरचॉफ्स इक्वेशन, बोथ आर किरचॉफ्स इक्वेशन। ये मान के चलना एडवांस में ये डेफिनेटली यूज आ सकता है, क्लियर। और यदि कांस्टेंट वॉल्यूम पे बात करोगे तो डेल्टा H की जगह डेल्टा E आ जाएगा, इतना चेंज आएगा, और CP की जगह CV आ जाएगा, डेल्टा CV। क्या इतना समझ में आता है?
Is that okay? Yes, sir. Yes, sir. कुछ क्वेश्चन देखते हैं, बाई चांस जितना हमने किया उस पर कुछ क्वेश्चन मिलता है तो। पेज नंबर 69। पेज नंबर 69 तुम्हें करना है क्वेश्चन नंबर A1 एंड B2। पेज नंबर 69 A1 एंड B2 ये दोनों क्वेश्चन अभी करना है। If you get the answer, you can type in chat box.
हो गए दोनों क्वेश्चन। पहले में तो डेल्टा एच कैलकुलेट करना है, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी। इसे ध्यान रखो, डेल्टा यू किलो जूल्स में है, डेल्टा एनजीआरटी को भी किलो जूल में कन्वर्ट कर लेना। और B2 डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड किरचॉफ इक्वेशन पे बेस्ड। क्या मुझे कोई भी क्वेश्चन बताना है बोर्ड पर? फर्स्ट कौन सा बताना है? A1 डेल्टा एनजी कितना है A1 में? टू आ रहा है क्या डेल्टा एनजी? 5 - 3। यस सर तो फिर खत्म क्वेश्चन। डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी। आर को 8.314 रखो एसाइनेट, टेम्परेचर को एसाइनेट 298, बट वो किलो जूल में, ये जूल में है तो इसे बाय 1000 कर दो किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए। तो आंसर होगा -1373 प्लस 2 इंटू 298 इंटू 8.314 बाय 1000। इज दैट ओके? यस सर ठीक है, चलो होमवर्क में सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, चलो पहले तुम पहले वाली कर लो, ये अभी रुक जाओ, इसके लिए नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा इसमें से। होमवर्क है थर्मोकेमिस्ट्री कंप्लीट एक्सरसाइज। ऑर्डर यही रखना है, पहले 1 फिर 2 फिर 3। थर्मोडायनेमिक्स सेकंड एंड थर्ड लॉ। हमारा थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ हो गया था, थर्मोडायनेमिक्स सेकंड लॉ के तीनों एक्सरसाइज क्लियर फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। ऑर्डर ये रखना, हो सकता है कुछ ना हो पाए, पहले एक्सरसाइज 1 देन एक्सरसाइज 2 देन एक्सरसाइज 3। इज दैट ओके? सर आज टीसी में क्या होगा? आज डीसी में कुछ पेंडिंग है क्या डिस्कशन का पुराना? No, नहीं sir. नहीं है तो एक काम कर लो, डीसी के लिए तुम्हारे पास टाइम है तो एक्सरसाइज एक कर लो सॉल्व, एक्सरसाइज 2 डिस्कस कर लो आज थर्मोडायनेमिक्स का। हो हो गया गई है है, हाँ वो ऑलरेडी हो डिस्कस गई हुआ है। है। मैंने अभी जो होमवर्क दिया है, इफ यू कैन डू दिस होमवर्क टिल योर डीसी क्लास तो बेटर है, वो कर लो, वही डिस्कस कर लेना। तो हमारा नेक्स्ट लेक्चर हम थर्मोकेमिस्ट्री कंटिन्यू कर लेंगे। सर बस एक्सरसाइज 3 बच्चे बाकी हो गए। तो एक्सरसाइज 3 डिस्कस कर लेना आज, ठीक है? तो मुझे नहीं करना पड़ेगा फिर। वैसे वैसे लास्ट है जब तुम्हारा डीसी क्लास लगा है, अदरवाइज अब मैं नेक्स्ट वीक से मैं ही तुम्हारे क्लासेस लूंगा डीसी सब कुछ, मतलब मैं क्लास में ही डिस्कस करूंगा। तुम्हारी रेगुलर फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी गई है। हमारा सिलेबस खत्म करने का जो टारगेट है वो रखा गया है 30 जनवरी और मे बी 5 फरवरी, इतना टारगेट रखा गया है। तो मेरे पोर्शन पे थर्मोडायनेमिक्स के बाद जो बचता है वो बचता है मेनली आयोनिक इक्विलिब्रियम, वो चैप्टर बचता है। सर एस सर ब्लॉक सी एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक भी 11 में है। एक्चुअली ब्लॉक केमिस्ट्री का कुछ पार्ट 11th में है, कुछ 12th में। मैं जनरली वो पूरा एक साथ पढ़ाता हूँ क्योंकि वो फिर ब्रेक हो जाता है, लिंक ब्रेक हो जाती है। तो देखते हैं उसका क्या करना है, क्योंकि तुम्हारे 11th के एग्जाम्स भी एक्सटेंड हुए हैं, 12th बोर्ड के एग्जाम्स एक्सटेंड हुए हैं 2-2.5 महीने। तो हमें मतलब जो है 12th है इधर 2-3 महीने करना पड़ेगा। फरवरी मार्च अप्रैल तक हम 12th का स्टार्ट कर लेंगे 3 महीने, ताकि फिर तुम अपने जब एग्जाम्स हो 11th के तो तुम्हें 1-1.5 महीने का उधर ब्रेक दे दिया जाए। फिर जो चीजें मतलब अप्रैल में स्टार्ट होती थी अब वो मतलब 2-2 महीने तक आगे हो गई। पहले हम हर साल ये होता था 12th का सिलेबस 1 महीने चलता था, फरवरी, इस बार फरवरी मार्च अप्रैल शायद 3 महीने चलेगा, क्योंकि 2 महीने उधर कम मिलेंगे हमें। तो और 12th सर स्टार्ट हमें क्या? सर आयनिक इक्विलिब्रियम हमारा लास्ट चैप्टर होगा। हाँ फिर मैं मतलब 11th में फिजिकल केमिस्ट्री का तो लास्ट चैप्टर है वो। Clear? सर ऑफलाइन क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी? यार ये क्वेश्चन का आंसर तो मतलब क्या पता मोदी जी के पास भी है कि नहीं अभी, मतलब मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ। सर परमिशन आएगी स्कूल उसके बाद। स्टार्ट हो गए। स्कूल स्कूल हो स्टार्ट गए, हो गई। कोचिंग को अभी तक एक्चुअली परमिशन नहीं आई है। होप यदि स्कूल स्टार्ट हो गए और वो स्मूथली चले एक वीक भी, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो कोचिंग को भी मिल जाएगी परमिशन, मतलब मिलना तो है ही।
बट कब मिलना है इसका मैं कुछ बोल नहीं सकता। 12th 99% चांस है कि 12th में मैक्सिमम चीजें ऑफलाइन ही होंगी। तो जैसा भी होगा इन्फॉर्म किया जाएगा। अभी तो मुझे भी नहीं पता मतलब कि क्या सीन होने वाला है, कोचिंग के लिए क्या परमिशन है क्या नहीं है, मतलब कल तक तो नहीं थी परमिशन। ठीक है, सर एक डाउट है थर्मोडायनेमिक्स बोलो का। एक्सरसाइज 2 पार्ट 4 बोलो। क्वेश्चन नंबर